Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor, and today we are going to start a new chapter of class 12th biology, that is biodiversity and conservation. एक मतलब पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है. ब्रेक कर दो बायो और डाइवर्सिटी को. डाइवर्सिटी मतलब कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं इन होल वर्ल्ड, कितने ज़्यादा चेंजेस हैं. स्पीशीज़ जैसे एंट्स हो गए, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या है, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है. उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी. और बायो का क्या मतलब हुआ, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही जो वेरिएशन है, we will not include non living organisms in this. तो biodiversity, bio means living organisms में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, that we call it as biodiversity. कंजर्वेशन ये आगे पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी धीरे धीरे करके एक्सटिंक्शन हो रही है. एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको कंजर्व करना, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कंजर्वेशन. तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, जैसे फिशेस, एंट्स, बीटल्स, ये अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं, वो कितनी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में. ये पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो अलग अलग नंबर है, और बहुत ये नहीं कि जस्ट थाउजेंड्स में होंगे, मिलियंस में भी. अप्रॉक्सी जैसे रॉबर्ट मे इज़ अ साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो जितनी भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है इट्स अप्रॉक्स 7 बिलियन इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसमें जितने भी कुछ जो परसेंटेज है 22% ही इन्होंने डिस्कवर करी है अभी तक. मतलब 7 मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर येट डिस्कवर्ड, और अभी और भी डिस्कवर्ड होने बाकी हैं, मिलियंस में और भी डिस्कवर्ड होने बाकी हैं. तो जो अमाउंट है, जितनी ज़्यादा वेरिएशन, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा है. तो अब जैसे हम बात करते हैं फिशेस की, एंट्स की, बीटल्स की, दिस इज़ अप्रॉक्सली अबाउट 20,000 ऑफ फिशेस, बीटल, एंट्स, इन सब की. मतलब अप्रॉक्सली इतनी ज़्यादा, ऑर्किड्स की भी अप्रॉक्सली 40,000. तो इतनी स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, मतलब जैसे जितने भी ओवरऑल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट क्या है, डाइवर्सिटी, वेरिएशन क्या है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी. अब डाइवर्सिटी है पूरे इकोसिस्टम में 3 पार्ट में, 3 पैरामीटर में डिवाइडेड करी गई है. द फर्स्ट इज़ योर जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, जितनी भी वेरिएशन है वो कहाँ पर होगी, एट द जीन लेवल, जेनेटिक लेवल पे. क्योंकि कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो उनमें जीन्स का डिफरेंस की वजह से एनवायरनमेंट में उतनी ही वेराइटीज़ प्रेजेंट होंगी. जैसे मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ की अप्रॉक्सली 1000 स्पीशीज़ हैं. एक टाइप का मैंगो नहीं, बहुत ज़्यादा वेराइटी है मैंगोज़ की. क्यों, क्योंकि उनके चेंजेस उनमें कोई ऐसे हैं, एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हैं कि उनमें वेरिएशंस आई हैं. और अगर हम राइस की बात करें तो 50,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस मिलते हैं. कुछ ऐसे चेंजेस हुए, एक ही स्पीशीज़ है, एक ही राइस की, मतलब राइस ही प्रेजेंट है और उसके वेरिएशंस कितने हैं, 50,000 वेरिएशंस प्रेजेंट हैं राइस में. और एक और एग्जांपल है राउवोल्फिया वोमिटोरिया. ये एक स्पीशीज़ है प्लांट का, और ये और हर एक डिफरेंट जगहों पर, जैसे हिली एरियाज़ में, टेम्परेट रीजन की बात करें तो अलग रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में बात करें तो एक ही टाइप की स्पीशीज़ है, लेकिन जीन्स में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि इनकी जो वैरायटी है, इनकी जो पोटेंसी है, किस टाइप की ये ग्रोथ करेंगे. और एक केमिकल है दैट इज़ कॉल्ड एज रिजर्पाइन. किस टाइप का ये केमिकल, ज़्यादा पोटेंट होगा ये केमिकल कि नहीं, ये इनके जीन लेवल पर डिपेंड करता है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसी वेरिएशंस जो जीन लेवल पर हो. देन कमिंग टू अनदर डाइवर्सिटी इज़ योर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसे टाइप के वेरिएशंस, जैसे वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज़ क्या है, ज़्यादा है.
एम्फीबियंस ज़्यादा मिलते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट्स में जो एम्फीबियन की स्पीशीज़ है वो कम है। तो ये क्या हुआ, स्पीशीज़ हर एक जगह पर डिफरेंट है, वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। मतलब क्या हो रहा है इसमें, स्पीशीज़ की भी जो वेरिएशन है वो हर एक इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा था, एम्फीबियन की स्पीशीज़ ज़्यादा हो रही थी, और ईस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा था, एम्फीबियन की स्पीशीज़ कम हो रही थी। अब ऐसे ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 टाइप की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। अनदर वन इज़ योर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल का मतलब क्या, इकोसिस्टम, हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया, वेटलैंड, ये सारे इकोसिस्टम है, उसमें कितने टाइप की जो स्पीशीज़ हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, दैट इज इंक्लूडेड अंडर इकोलॉजिकल। नाम से पता चल रहा है, पहला क्या था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसी वेरिएशंस जो जीन लेवल पर प्रेजेंट हो। एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मेकअप है वो कहीं ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होगा तो उसकी पोटेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या होता है, स्पीशीज़ लेवल पर जो भी चेंजेस आ रहे थे। फिर आता है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहा है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसमें ऑफ कोर्स स्पीशीज़ क्या होगी, ज़्यादा होंगी, उसमें अलग अलग टाइप की वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की या थोड़े वेटलैंड एरिया की, उसमें क्या होगा, स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट में जितनी भी टाइप की हमें डाइवर्सिटी या कितने भी टाइप की वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन में नॉर्वे प्रेजेंट है, उसमें जो डाइवर्सिटी है इकोलॉजी, क्योंकि इकोसिस्टम में इतनी वेरिएशंस नहीं है। अगर इकोसिस्टम में ही इतनी वेरिएशंस नहीं है, मतलब जैसे इंडिया में डेजर्ट एरिया है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वेटलैंड है, अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम में, उसीलिए क्या हो रहा है, स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे, क्योंकि इकोसिस्टम में ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं प्रेजेंट है। तो देयर आर 3 पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। पहला हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे कितने स्पीशीज़ वर्ल्ड में एंड इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। अब जैसे बताया कि रॉबर्ट मे ने बताया कि 7 मिलियन अप्रॉक्स स्पीशीज़ प्रेजेंट है इन होल वर्ल्ड। इंडिया की बात हम बाद में करेंगे, पहले वर्ल्ड की बात पहले करेंगे। तो कितने ज़्यादा रॉबर्ट मे ने बताया था, 7 मिलियन। उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कितने अप्रॉक्स प्रेजेंट हैं। तो उसी में आता है इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, IUCN। द शॉर्ट फॉर्म इज इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने इन 2004 में क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़, रॉबर्ट मे ने बाद में बताया कि 7 मिलियन अप्रॉक्स, और उन्हीं का जो ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्हीं की जो एस्टिमेशन थी वो मानी गई। तो उससे पहले और भी साइंटिस्ट ने बताया कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है, कितने प्लांट्स, कितने एनिमल्स ओवरऑल होल वर्ल्ड में कितने प्रेजेंट हैं। तो उससे पहले IUCN, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने क्या बताया कि अप्रॉक्सिमेटली 1.5 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इन्होंने ये बताया, रॉबर्ट मे ने क्या बताया था, 7 मिलियन, वो बाद में बताया था। उनसे पहले IUCN ने ये बताया कि इतने स्पीशीज़, इतने प्लांट्स, इतने एनिमल्स। प्लांट्स में क्या आते हैं, एल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स में आते हैं। तो इतने प्लांट्स और इतने एनिमल्स प्रेजेंट हैं। फिर और कुछ कंजर्वेशनलिस्ट ने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने, आगे और साइंटिस्ट ने बताया कि अप्रॉक्सिमेटली 20 to 30 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। तो ये इतना ज़्यादा हाई एस्टिमेट नहीं माना गया। तो उसके बाद
काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद रॉबर्ट मेने बताया कि 7 मिलियन, और उसमें से कितने 22% स्पीशीज़ ही अभी तक पता है। ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ कितनी 22% स्पीशीज़ ही पता हैं, और वो कितनी है टोटल 7 मिलियन। ये रॉबर्ट मैंने बताया, और ये एस्टिमेट काफ़ी हद तक बाकी जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जितने भी कंजर्वेशनलिस्ट थे, उनको ये जो एस्टिमेट है वो भी एस्टिमेट ही बताया कि अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द होल वर्ल्ड, और उसके 22%। और इन सब चीज़ों में ना जितने भी ये सारे स्पीशीज़ बताए, जितना भी ये सब कुछ बताया, इसमें प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स ही इंक्लूडेड थे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी एस्टीमेट बताया स्पीशीज़ का, जितना भी एस्टीमेट बताया, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स को ही इंक्लूड किया गया। प्रोकैरियोट्स इनकी स्टडी में रॉबर्ट मेने या जितने भी साइंटिस्ट ने स्टडी करी थी, इनमें क्या था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स के बारे में कि कितने स्पीशीज़ हैं, अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बताते तो 7 मिलियन, आई डोंट थिंक सो कि 7 मिलियन होता, उससे बहुत ज़्यादा 20 मिलियन तक भी क्रॉस कर जाता, अगर बताया जाता कि प्रोकैरियोट्स की जितनी भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो कितनी है, बट इसमें इंक्लूडेड वो नहीं था, राइट। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 70% एनिमल्स हैं, इतनी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, और 22% क्या है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स में सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब। तो 70% एनिमल्स में से टोटल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो इंसेक्ट्स की है। जैसे एनिमल किंगडम में वी हैव स्टडीड कि कितनी ज़्यादा, एनिमल किंगडम में जो हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा, दैट वाज द लार्जेस्ट फाइलम। 70% ऑफ द स्पीशीज़ प्लांट्स में क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा है। मतलब अगर 10 एनिमल्स की हम बात करें, उसमें से 7 एनिमल्स विल बी इंक्लूडेड एज इंसेक्ट्स। मतलब पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की क्या है इसमें ज़्यादा है, और 22% क्या है इसमें, प्लांट्स हैं। ये सब बताया उसमें कि सारा जितना भी स्पीशीज़ थे। अब बात करते हैं, अगर रफली हम बात करें तो 45,000 प्लांट्स हैं, और उससे डबल एनिमल्स की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तभी ना 70% क्या थे, एनिमल्स थे, और 22% प्लांट्स थे। और ये सब वो हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और जो अभी तक डिस्कवर्ड होने बाकी हैं वो अप्रॉक्सिमेटली है 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। मतलब ये ऐसी पॉपुलेशन है कि अभी डिस्कवर्ड, मतलब रफली एस्टिमेट किया कि इतनी ही अभी तक पॉपुलेशन जो है प्लांट्स की, एनिमल्स की, और कितनी भी स्पीशीज़ की, सिर्फ इतनी % ही अभी तक डिस्कवर्ड की गई है, और इतने 1 लाख प्लांट्स, 3 लाख एनिमल्स अभी डिस्कवर्ड होने बाकी हैं, राइट। नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने कि कितने स्पीशीज़ टोटल प्रेजेंट हैं। रॉबर्ट मे ने क्या बताया था, क्या चीज़ें डिस्कवर्ड हुई थी, क्या इंक्लूडेड नहीं था, जो एस्टिमेट किया गया क्या इंक्लूडेड नहीं था, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्यों इतने ज़्यादा चेंजेस हैं, मतलब कहाँ एरिया में किस किस टाइप के स्पीशीज़ ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ पर कम मिलेंगे, वो हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो पहले आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अगर याद हो कि पहले बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या हो, इक्वेटर से पोल्स पे जो लाइंस जा रही हैं। तो अब जैसे ये इक्वेटर में स्पीशीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी कि कम होंगी, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में फिर पोल से जाते जाते स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें पैटर्न किस तरीके का है, जो लैटिट्यूडल एरिया जो भी जितना भी ये ग्रेडियंट है, कैसी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो स्पीशीज़ क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। मतलब इक्वेटर से पोल में जाते जाते
जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब जैसे यू हैव हर्ड अबाउट अमेजोन फॉरेस्ट राइट इन साउथ अमेरिका, उसमें क्या है, स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा अमेजोन फॉरेस्ट में ही है। क्यों? क्योंकि एक तो पहला रीज़न है कि वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है राइट, टेम्परेट एरिया में नहीं आता। जैसे हमारा ग्रीनलैंड है और न्यूयॉर्क, ये सारे किस में आते हैं, टेम्परेट एरियाज में। उसमें एज कम्पेयर टू अगर इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है, तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो स्पीशीज़ की ग्रोथ के लिए, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के लिए फेवरेबल है। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट हैं, जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में, ग्रोथ में स्पीशीज़ की हेल्प करती हैं। टेम्परेट रीजन में आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक रीजन, ये सारे जो रीजन जैसे पोलर बियर जहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ हर ज़्यादा से ज़्यादा पेंगुइन, पोलर बियर, सील, ये सारे टाइप के एनिमल्स आपको दिखेंगे। क्यों ऐसी चीज़ें टेम्परेट रीजन्स में हैं, क्यों नहीं ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसी चेंजेस क्यों नहीं है, दैट वी विल स्टडी। उससे पहले कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। कोलंबिया इक्वेटर रीजन में प्रेजेंट है, अप्रॉक्सीमेट 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट देयर एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं और इसमें 56, मतलब देख रहे हो कि स्पीशीज ऑफ बर्ड्स किस में ज़्यादा है, कोलंबिया में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर रीजन में कोलंबिया प्रेजेंट है एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। जो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है, डिग्री नॉर्थ, डिग्री साउथ, जो लैटिट्यूड है वो टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है, तभी जो स्पीशीज है बर्ड्स की इन ग्रीनलैंड एज वेल एज इन न्यूयॉर्क थोड़ी कम है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेट 1200 बर्ड्स की पॉपुलेशन है, 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं राइट। और यूएसए में थोड़ा स्पीशीज़ जो है बर्ड्स की और अलग अलग, सिर्फ बर्ड्स की नहीं, और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ भी क्या है, डिफरेंट है। अमेजोन फॉरेस्ट की बात करते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स, ये थोड़े नंबर याद रखने पड़ेंगे। एम्फीबियंस प्रेजेंट हैं, देन 328 अप्रॉक्स रेप्टाइल्स। ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो बुक में बहुत अच्छे से दे रखी हैं। तो डिफरेंट जितने नंबर हैं, कितने नंबर प्रेजेंट है, कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी है। तो समझ आया कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फेवरेबल हैं स्पीशीज़ की ग्रोथ के लिए, स्पीशीज़ के एडवांसमेंट के लिए। ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो इसमें जैसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ योर स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मतलब टेम्परेट रीजन में, जैसे ग्लेशियर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ट्रॉपिकल में कि टेम्परेट रीजन में। ऑफ कोर्स टेम्परेट रीजन में ही ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, तो ग्लेशियर्स की वजह से, इतना हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लेसिएशन हुई। मतलब पास्ट में काफ़ी, मतलब 500 साल पहले जितना भी टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड हुआ और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए। वो भी एक रीज़न है जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में हुई। टेम्परेट रीजन में जो फ्लक्चुएशन थी, टेम्परेचर डिफरेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होता, कभी एक्सट्रीम ठंड तो डिफरेंट टेम्परेचर, कभी हवा बहुत तेज़, तो एनिमल्स क्या करें वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये ही सेकेंड रीज़न है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर था, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर था वो काफ़ी वी कैन से कि प्रिडिक्टेबल था, कि हम जो एनवायरनमेंट में जितना भी टेम्परेचर है, हॉट, ह्यूमिड, किसी टाइप का भी टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था। तो उसमें ऑर्गेनिजम्स क्या कर पा रहे थे, सर्वाइव कर पा रहे थे। इट वॉज मोर प्रिडिक्टेबल, सीजनल इतना ज़्यादा नहीं था। टेम्परेट की बात करें तो कभी आंधी, कभी तूफान, अलग अलग माइनस में टेम्परेचर चले जाना, टेम्परेचर एकदम गिर जाना, वो भी रीज़न है कि उसकी वजह से स्पीशीज़ टेम्परेट रीजन में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो रहा था, जो स्पीशीज़ फेवरेबल थी ग्रो करना एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। थर्ड रीज़न आया सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या हुआ, ऑफ कोर्स नाम से पता चला कि सन कहाँ पर डायरेक्ट रेस ट्रॉपिकल रीजन में होगी कि टेम्परेट।
ट्रॉपिकल रीजन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस्ड अबाउट द इकोसिस्टम। जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रेजेंट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एनर्जी फ्लो ज़्यादा होगा। तो स्पीशीज़ का जो वेरिएशन है, स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट में। टेम्परेट में इतनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, या इक्वेटर के पास इतना नहीं है ये रीजन, तो सनलाइट भी डायरेक्टली पास नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। सो दीज आर सम रीजन्स कि क्यों जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा फेवरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू इन योर टेम्परेट रीजन। आई होप ये जो पॉइंट है समझ आया होगा। स्पीसिएशन, ग्लेशिएशन हुई, ग्लेशियर्स पिघले, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, उसकी वजह से टेम्परेट रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। दिस वॉज अनदर वन फैक्टर। फिर क्या हुआ, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट स्टेबल था, वहाँ की जो कम्युनिटी थी स्टेबल थी, मोर प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, हम प्रिडिक्ट कर सकते थी कि अब ये टेम्परेचर होगा, अब ये टेम्परेचर होगा। टेम्परेट में एकदम से सडन चेंज आ जाना टेम्परेचर में, तो टेम्परेट रीजन में स्पीशीज़ जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द टेम्परेचर, लेस प्रिडिक्टेबल था एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल में। फिर आया हमारा सोलर एनर्जी, सन की जितनी भी एनर्जी, सन अगर जितना ज़्यादा सन से एनर्जी मिल पाएगी उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, और अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फूड चेन, फूड वेब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। These are the three reasons why the species are found more in tropical region as compared to temperate region. ये पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी का पहला पार्ट था, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। ओके, जो दूसरा पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ इसका, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज और एरिया के बीच में ही कुछ रिलेशनशिप होगा, है ना। स्पीशीज एरिया तभी बोला है कि जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर है, स्पीशीज और एरिया के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो क्या मतलब है इसका, इसमें बोला कि अगर एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया का जो साइज है वो लैंड का जितना भी एरिया है अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्पीशीज़ भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, स्पीशीज़ भी बढ़ेंगी। अगर एरिया जहाँ पर स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो अगर बढ़ेंगी तो स्पीशीज़ भी बढ़ेंगी। ये था, ये एक रिलेशनशिप थी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीशीज़ बढ़ेंगी। लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एरिया हो गया, स्पीशीज़ इतने बड़े एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से अगर एक्सट्रीम एक पॉइंट तक एरिया बढ़ता गया तो स्पीशीज़ क्या होंगी, नहीं बढ़ेंगी। तो बढ़ेंगी एरिया के साथ साथ स्पीशीज़ बढ़ेंगे, लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ पाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इसीलिए साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हर्मोल्ट, उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये हुआ एरिया और यहाँ पर हमने लिखा स्पीशीज रिलेशनशिप। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीशीज़ की जो रिचनेस है, स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीशीज़ रिचनेस वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एरिया के साथ साथ स्पीशीज़ की रिचनेस भी बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जितना भी एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी, वो स्टेबल हो जाएंगी इस तरीके से।
ठीक है। तो क्या बोला कि एरिया बढ़ रहा है, देखो यहाँ से अगर 0 से हम बात करते हैं तो एरिया बढ़ रहा है, तो स्पीशीज़ भी बढ़ रही हैं। तो ये मैक्सिमम एरिया अगर यहाँ तक हुआ, स्पीशीज़ भी यहीं तक ग्रो करेंगी। इसके बाद अगर जितना भी अगर हल्का सा भी और एरिया बढ़ा दिया तो स्पीशीज़ भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगी, धीरे धीरे क्या होगा, स्पीशीज़ भी डिक्लाइन करने लग जाएंगी। तो ये जो चीज़ थी ऑब्जर्व करी, और उसके बाद ये पूरा, और ये जो फॉर्म था, जो ये पूरा ग्राफ का जो स्ट्रक्चर था, इस जो स्ट्रक्चर को क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपरबोला ये जो फॉर्म थी, वो ग्राफ जो बना हाइपरबोला बना, क्यों, क्योंकि स्पीशीज़ और एरिया मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे करके ये डिक्रीज़ भी हो सकता है या ये स्टेबल भी रह सकता है। और इसमें एक इक्वेशन भी बनाई, दैट इज़ योर S = CAZ। ये इक्वेशन थी, एक फॉर्म थी जो साइंटिस्ट ने ही, अलेक्जेंडर वॉन हरमोल्ट ने बताई। S इज़ योर स्पीशीज़ रिचनेस, कितने ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे। A इज़ योर एरिया एंड Z इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये अभी बताऊंगी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है। C y इंटरसेप्ट है। अब बात करते हैं कि ये तो हाइपरबोला की फॉर्म में था, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लाएं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इस तरीके से, हमें इस तरीके से चाहिए, हमें स्लोप की फॉर्म में, जो ये ग्राफ है, जो ये हाइपरबोला बना है, हमें स्लोप की फॉर्म में चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट बस लॉग लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा log S = log C प्लस Z log A। ये बस फॉर्मूला है, याद रखना है। पहला क्या था, हाइपरबोला का फॉर्मूला था स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ की जो वेरिएशन है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन अप टू अ लिमिट। को एक जब लिमिट वो क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद जो स्पीशीज़ का जो वो कर्व है वो डिक्रीज करने लगेगा, या स्टेबिलिटी और ज़्यादा उसके बाद ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसे फैक्टर्स होंगे एनवायरनमेंट में, ऐसे कुछ चेंजेस आ जाएंगे कि अप टू अ लिमिट ही वो ग्रो कर पाएगा, और ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है। रिसोर्सेज की भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उसकी वजह से भी ये एक फैक्टर है कि ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, log S = log C y इंटरसेप्ट प्लस Z log A। अब ये Z का क्या मतलब हुआ, Z इज़ योर रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में अगर हम मतलब की बात करें रिग्रेशन की, रिग्रेशन मतलब कम होना, राइट। रिग्रेट कम मतलब रिग्रेशन इंग्लिश में सिंपली कम होना कोई चीज़ को। तो अगर जैसे जैसे एरिया साइज जो लैंड का है वो बढ़ता जा रहा है, तो स्पीशीज़ का जो ये मतलब स्पीशीज़ है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर Z ज़्यादा हुआ, सपोज Z, जनरली जो Z है वो 0.1 to 0.2 होता है, जो नॉर्मल एरिया, जैसे इंडिया के अगर हम बात करें तो उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट वो 0.1 to 0.2 मतलब स्लोप जो है वो इतना ही रहता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़े एरिया की बात करते हैं, लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो Z है वो क्या हो रहा है, 1.12 या 1.02 इस तरीके से, मतलब 1 में जा रहा है। तो 0 से तो बड़ा है 1। तो अगर ये Z जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, स्पीशीज़ का जो साइज़ है, स्पीशीज़ की जो वेरिएशन है वो कम हो रही है। और लैंड का साइज़, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लैंड का साइज़, एरिया जितना भी है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीशीज़ की रिचनेस उतनी ही कम हो रही है। इससे हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट से ये पता चलता है। ऐसे ही फ्रूगिवोरियस बर्ड्स, मतलब जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है कॉन्टिनेंट में अगर प्रेजेंट है, तो उनका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.15। मतलब क्या हुआ, इसका स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी कि कम होंगी, 1 है ना, तो ऑफकोर्स क्या होगा, स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू एरिया। क्योंकि एरिया अगर बड़ा है, लार्ज कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं, सीज, ओशन और ऐसे बहुत डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो उनका जो एरिया है वो क्या है, बड़ा है, और उनकी जो स्पीशीज़ है वो क्या है, कम है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, स्लोप क्या उतना ही स्टीपर बनेगा, राइट। तो उसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ेगा। और जनरली जो पॉपुलेटेड स्पीशीज़ हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 0.1 to 0.2, मतलब स्पीशीज़ रिचनेस प्रेजेंट होगी।
राइट। ये जो चीज़ें थी वो क्या थी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस हिसाब से पूरा जितना भी स्पीशीज़ है और एरिया जितना भी उनका रिलेशनशिप, पहले हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट में किस तरीके का एनवायरनमेंट है और कैसी स्पीशीज़ ग्रो करेगी वहाँ पर, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इतनी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, इतना हमने इकोसिस्टम में ये पढ़ा स्पीशीज़ के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इनको बचाना चाहिए, क्यों इनको कंजर्व, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्या ज़रूरत है इनको कंजर्व करने की, ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं स्पीशीज़ हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इनको बचाना। तो वाई वी नीड टू कंजर्व इट। एक स्टेबल कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, स्टेबल कम्युनिटी इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीशीज़ में जो है वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। जितनी ज़्यादा अगर स्पीशीज़ में वेरिएशन होती जाएगी ना एनवायरनमेंट के साथ साथ, अगर एनवायरनमेंट भी वहाँ का चेंज हो रहा है, स्पीशीज़ भी वहाँ पे क्या हो रही है, वेरिएशन स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं कहलाएगी, स्टेबल कम्युनिटी वो नहीं होगी। स्टेबल कम्युनिटी वही होती है कि जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ की जो भी वेरिएशन है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल कम्युनिटी। मतलब ज़्यादा चेंजेस ना हो, इतने अगर वेरिएशन ज़्यादा होते गए तो अडेप्टेशन में भी दिक्कत आएंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्टेबल कम्युनिटी का यही मतलब हुआ कि स्पीशीज़ वेरिएशन, स्पीशीज़ रिचनेस, ज़्यादा चेंजेस ना हो, एनवायरनमेंट भी वहाँ का क्या रहे, स्टेबल रहे। तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, जो कम्युनिटी होगी वो हमारी कैसी होगी, स्टेबल कम्युनिटी होगी। ऐसे साइंटिस्ट थे, दैट वाज डेविड टिलमैन, उन्होंने यही बताया कि ऐसे स्पीशीज़ जो रेजिस्टेंट है, एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंट है, मतलब क्या हुआ रेजिस्टेंट का, कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट उनको हार्म नहीं कर सकता, बचे हुए हैं, कितना भी चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, उनमें ज़्यादा चेंजेस एक्सटिंक्ट वो नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी स्पीशीज़ जो चेंज ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं, उनको वो जो कम्युनिटी होगी दैट विल बी योर स्टेबल कम्युनिटी। मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस एनवायरनमेंट में अगर हो भी रहे हैं तभी भी स्पीशीज़ क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो कम्युनिटी दैट विल कॉल्ड एज स्टेबल कम्युनिटी। अब बात करते हैं कि बचाना ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, कंजर्वेशनलिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो भी काम कर रहे हैं, जियोग्राफर जो भी इन सब चीज़ों पे काम करें, डायरेक्ट डेफिनेट आंसर नहीं है कि क्या रीज़न है इन सबको बचाने का, क्या ज़रूरी है। लेकिन अभी ये जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे में भी जितने भी स्पीशीज़ हैं कुछ ऐसा इकोसिस्टम में पार्ट प्ले कर सकते हैं जो अभी वो सारे जितने स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं वो ना करें। एक ये भी रीज़न है उनको बचाने का। एग्जाम्पल जैसे एक साइंटिस्ट ने, पॉल एलरिक ने एग्जाम्पल में इकोसिस्टम और स्पीशीज़ का जो रिलेशनशिप है कि भले ही डायरेक्टली स्पीशीज़ इकोसिस्टम में कोई बेनिफिट नहीं दे रही हो लेकिन आगे जाके दे सकती हैं, पार्ट प्ले करते हैं इकोसिस्टम में स्पीशीज़, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी रोल प्ले होता है स्पीशीज़ का। तो पॉल एलरिक ने क्या बताया, रिवेट पॉपे हाइपोथेसिस। इन साइंटिस्ट ने स्पीशीज़ का इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम की, क्या रोल प्ले करते हैं स्पीशीज़ इन द इकोसिस्टम, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। क्या बताया इसमें, एग्जाम्पल लिया एज अ एरोप्लेन का। अब एरोप्लेन को क्या एज्यूम किया, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम मतलब सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं वो एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, इकोसिस्टम में का वो पार्ट है। पैसेंजर्स को क्या बोल दिया कि इकोसिस्टम का वो सारा पार्ट है। अब अगर क्या हो, अगर सारे पैसेंजर्स एरोप्लेन के रिवेट्स निकालने लग जाएं, धीरे धीरे करके उसके पार्ट सारे खुद ही वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जितने भी एरोप्लेन के सारे पार्ट्स हैं उनको निकालने लग जाएं, तो एक के निकालने से तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर एक ने पार्ट निकाला तो अगर सारे लोग, जितने भी पैसेंजर्स जितने भी एरोप्लेन में बैठे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स निकालना शुरू कर दें तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल क्रैश।
हार्म होगा, किसको होगा? पैसेंजर्स को भी होगा और एरोप्लेन को भी होगा। तो उसी हिसाब से जो रिवेट्स हैं, जो एरोप्लेन में जो रिवेट्स लगी है, जितने भी पार्ट्स हैं, दैट एक्ट एज स्पीशीज़। अगर वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, खुद एक्सटिंक्शन करवा रहे हैं, खुद ही रिवेट्स को निकाल रहे हैं, खुद ही स्पीशीज़ को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो एक के निकालने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इकोसिस्टम में, एक रिवेट निकालने से एरोप्लेन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। लेकिन बार बार सारे निकालने से डेफिनेटली इकोसिस्टम में इफेक्ट होगा। अगर सारे ही स्पीशीज़ जितने भी हैं वो एंडेंजर्ड हो गए या जितने भी स्पीशीज़ हैं सारे एक्सटिंक्ट हो गए, तो अल्टीमेटली इट विल डेफिनेटली हार्म द इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशनशिप था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का, ये इसी को इकोसिस्टम और स्पीशीज़ के रिलेशनशिप को बताते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, जितने भी स्पीशीज़ थे वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे वाइट एलिफेंट है, टाइगर की स्पीशीज़ भी, टाइगर आर इंक्लूडेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में हैं, ख़त्म होने के खतरे में हैं, दैट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन से हुए? जो बिल्कुल भी रहे नहीं। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि कितने स्पीशीज़ लॉस्ट हुए हैं और कैसे उनको कंजर्व किया जा सकता है। अभी हमने सिर्फ पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, किस किस एरिया में किस किस तरीके से स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट में हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो भी रही है, डिक्लाइन हो भी रही है, तो कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है कंजर्व करने की, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। So this was all about the part 1. If you have any doubt related to it, you can write in the comment section below. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, then please hit the like button. साथ के साथ you can follow me on the Telegram, जिसमें handwritten notes इस चैप्टर के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। And if any query related to your NEET preparation, आप मुझे Instagram पर भी DM कर सकते हैं। Telegram और Instagram का link is given in the description box below. So please like, subscribe and share the channel Med Academy. Thank you very much.